नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज वंदे राष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी क्या अहम खबर सामने आई है जिसने काफी गति की ओर भारत को पहुंचा दिया है। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें, जून 2026 में देश का औद्योगिक उत्पादन यानी कि आईआईपी तेजी से बढ़ा है। फैक्ट्रियों में बेहद उत्पादन और बिजली क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 7.3% तक पहुंच गई है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि देश में औद्योगिक गतिविधियां फिर रफ्तार पकड़ रही हैं और आने वाले महीनों में आर्थिक विकास को भी मजबूती मिल सकती है। कोविड के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन एक तरह से ठप पड़ गया था और उस समय सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर थी कि आखिर औद्योगिक रफ्तार को फिर से पटरी पर कैसे लाया जाएगा। लेकिन सरकार की बेहतर नीतियों के कारण औद्योगिक उत्पादन पुराने ट्रैक पर आखिरकार लौट आया। हालात सामान्य भी हो चुके हैं और उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है। कई क्षेत्रों के अलग अलग जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने बेहद कम समय में बहुत तेजी से बढ़त बनाई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और बिजली के साथ साथ गैस आपूर्ति क्षेत्र के मजबूत होने से औद्योगिक उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब साफ है कि कोविड के बाद से एक परेशानी काफी ज्यादा सबको झकझोर रही थी कि आखिरकार अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, लेकिन अब देखिए मजबूती आ चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और बिजली के साथ साथ गैस आपूर्ति क्षेत्र के मजबूत होने से अब औद्योगिक उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो मतलब एक तरीके से बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर अब भारत अग्रसर होता नजर आ रहा है। हालात अब सामान्य भी हो चुके हैं और उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है। कई क्षेत्रों में तो अलग अलग जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने बेहद ही कम समय में बहुत तेजी से बढ़त बनाई है। तो हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आखिरकार बेहद ही कम समय में भारत की अर्थव्यवस्था ने एक अलग गति तेज कर दी। एक सवाल सबके मन में था कि आखिरकार कोविड के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन एक तरह से ठप पड़ गया था। सबके मन में ये सवाल पैदा हो रहे थे कि कोविड के बाद आखिरकार औद्योगिक उत्पादन कैसे पटरी पर वापस आएगा, क्योंकि कोविड के बाद की स्थिति सबको झकझोर करने वाली थी। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय था आज वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर अब भारत अग्रसर होता नजर आ रहा है और तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में हुई बढ़ोतरी को विस्तार से कैसे समझना है, आइए हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, औद्योगिक उत्पादन में 7.30% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। ये जानकारी औद्योगिक उत्पादन में बढ़ने से विनिर्माण क्षेत्र भी मजबूत हो रहा है। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि उत्पादन बढ़ने से फैक्ट्रियों की क्षमता उपयोग में भी सुधार हुआ है। दूसरी चीज ये जानकारी दे दें कि ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है। तो मतलब यहां पर भी, इस क्षेत्र में भी फायदा हुआ। घरेलू मांग बढ़ने से उद्योगों को अधिक ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो घरेलू मांग बढ़ने से यह स्थिति है। निर्यात मांग में सुधार ने कई विनिर्माण इकाइयों में भी सुधार किया है। दूसरी चीज, उत्पादन बढ़ने से रोजगार के भी नए अवसर बढ़ने की संभावनाएं इस दौरान बढ़ी हैं। तो मतलब रोजगार भी बढ़ता नजर आ रहा है। औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, इतना साफ है। कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता से उत्पादन बढ़ा है इस दौरान। आपको यह बता दें, उत्पादन बढ़ने से सप्लाई चेन अधिक सक्रिय और मजबूत हुई है। सप्लाई चेन भी अधिक सक्रिय और मजबूत होती नजर आ रही है। विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती से निवेशकों का भरोसा उद्योगों पर बढ़ चुका है। बता दें, अधिक उत्पादन से जीडीपी और कर संग्रह में भी बढ़ोतरी हुई है। तो जीडीपी में भी बढ़ोतरी हुई है। औद्योगिक प्रदर्शन बेहतर होने से वैश्विक विनिर्माण क्षमता भी बढ़ेगी। इस दौरान बता दें, लगातार बेहतर प्रदर्शन से मेक इन इंडिया की पहचान बनी है। लगातार जो बेहतर प्रदर्शन हो रहे हैं उससे मेक इन इंडिया की पहचान बढ़ी है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से आत्मनिर्भर भारत अब हो रहा है। तो मतलब औद्योगिक
उत्पादन बढ़ रहा है उससे भारत को कई सारे फायदे हो रहे हैं। भारत जो है अब वो आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत अग्रसर हो रहा है क्योंकि अब अर्थव्यवस्था में तेजी आई है और एक अलग तस्वीर भारत की देखने को मिल रही है, जो कि कोविड के समय चिंता का विषय बनी हुई थी कि आखिरकार अब इसे कैसे बेहतरीन होने के लिए क्या कुछ करना होगा, कैसे ये पटरी पर आएगी। लेकिन अब क्योंकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, स्थिति अब पटरी पर आती नजर आ रही है, तो सब कुछ सही हो रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। लेकिन देखिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी समझ लेते हैं जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से इसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे बड़ा योगदान इस दौरान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन 7.30% बढ़ा है। जून 2026 के ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। मई 2026 में आईआईपी 5.1% वृद्धि दर्ज हुई थी। इसमें मई 2026 के ये आंकड़े हैं। और बता दें, बिजली क्षेत्र ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। बिजली क्षेत्र ने भी इस दौरान औद्योगिक से जुड़ी हुई चीजों में मजबूत प्रदर्शन किया। जून 2025 का ये आंकड़ा जहां आईआईपी सूचकांक 114.7 था, वहीं आपको बता दें जून 2026 में आईआईपी बढ़कर 123.1 पहुंच गया। जून 2026 के ये आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.8% बढ़त हुई है। 7.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। बिजली और गैस आपूर्ति 10.6% बढ़ी है। बिजली और गैस आपूर्ति इस दौरान 10.6% बढ़ी। खनन क्षेत्र में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। खनन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में ये बढ़ोतरी के सारे आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं 6.1% बढ़ी हैं इस दौरान। तो वहीं आपको यह भी बता दें, 23 में से 19 उद्योग समूहों ने बढ़त दर्ज की है। यानी कि अगर हम 23 में से 19 उद्योग समूहों की बात करें तो उसमें बढ़त देखने को मिली। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उत्पादन 34.0% बढ़ा है। वहीं मोटर वाहन और ट्रेलर उत्पादन की अगर बात करें तो 17.5% बढ़ा है। इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। खाद्य उत्पाद उद्योगों में 10.8% की बढ़ोतरी हुई है। 10.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है खाद्य उत्पादों में। बता दें, स्विच गियर और सर्किट ब्रेकर उत्पादन भी बढ़ा है। तो अधिक से अधिक चीजों में बढ़ोतरी इस दौरान देखने को मिली है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का उत्पादन भी बढ़ा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का उत्पादन भी, इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें, कैपिटल गुड्स में 14.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें 14.2% की बढ़ोतरी हुई है। इंटरमीडिएट गुड्स 9.3% की बढ़त हुई है इसमें। तो ये आंकड़े हैं जहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में 7.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 7.7% बढ़ा है। तो ये आंकड़े हैं जहां पर बढ़त देखने को मिली है। 23 में से 19 समूहों का अगर हम जिक्र करें तो ये 19 समूह ऐसे हैं जहां पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ज्यादातर संख्या जो है वहां पर बढ़त हुई है। ये बढ़त की ओर अग्रसर होता नजर आया। लेकिन भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की कई सारी वजहें हैं जिसे लेकर लगातार चीजें देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम और सारी चीजों को समझने की कोशिश करें तो कोविड के दौरान स्थिति काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी और अर्थव्यवस्था को लेकर सबके मन में एक अलग चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन औद्योगिक उत्पादन जब तेजी से बढ़ा, जिस दौरान इसने पटरी पर खुद को लाया, तो ये समझ में आ रहा है कि कई सारी चीजें अब सही हो रही हैं। 23 में से 19 समूहों की अगर हम बात करें, वहां यह समझ में आ रहा है कि अब इन सब चीजों में बढ़त दर्ज की गई है। चाहे वो जल आपूर्ति की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, खाद्य उत्पादों की बात करें, इन सब चीजों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। तो वहीं अगर हम बात करें, भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने को लेकर सारी चीजें नजर आ रही हैं। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के कुछ आंकड़े खनन और बिजली के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें भी समझना जरूरी है कि आखिरकार ये किस तरीके से तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं।
वहीं आपको यह जानकारी दे दें कि जून 2026 में सामान्य आईआईपी 7.3% था और बढ़कर 123.1% हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.8% बढ़कर 123.3 के सूचकांक पर रहा और वहीं बिजली और गैस क्षेत्र में 10.6% की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। बिजली और गैस क्षेत्र की यह बात है। बिजली और गैस क्षेत्र का सूचकांक 131 रहा है। 131 इसका सूचकांक देखने को मिला है। खनन यानी कि अगर माइनिंग क्षेत्र की बात करें तो 1% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली। खनन क्षेत्र का सूचकांक 110 पर रहा। ये आंकड़े सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि बढ़त की ओर ये चीजें बढ़ रही हैं। जल आपूर्ति और अन्य सेवाओं में 6.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जल आपूर्ति को लेकर या अन्य सेवाओं का अगर हम जिक्र करें, जल आपूर्ति और अन्य सेवाओं का सूचकांक 145.7 रहा है। तो वहीं अगर हम सभी प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो सकारात्मक वृद्धि सब में दर्ज की गई है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहां पर सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, मतलब बढ़त की ओर ये सारी चीजें गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजली क्षेत्र ने औद्योगिक उत्पादन को सबसे अधिक मजबूती इस दौरान दी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसने औद्योगिक उत्पादन को सबसे ज्यादा मजबूती दी है। तो कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली है इन सारे क्षेत्रों में। अब देखिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके कौन कौन से बहुत बड़े फैक्टर हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन इसके बड़े फैक्टर क्या है, आइए हम आपको वो भी समझाते हैं कि आखिरकार इसके बड़े फैक्टर क्या है और किस तरीके से ये तेजी से बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज उत्पादन वृद्धि, उत्पादन बढ़ने के बड़े फैक्टर है ये। तो वहीं बता दें, बिजली उत्पादन और आपूर्ति में सुधार इस दौरान देखने को मिला है। और वहीं अगर हम दूसरी चीज का जिक्र करें तो सरकारी पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है इस दौरान, और सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं का विस्तार भी हुआ है। सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं का घरेलू मांग और खपत में भी वृद्धि हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिली, उत्पादन बढ़ने के ये बड़े फैक्टर हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। निजी निवेश में भी तेजी हुई है। निजी निवेश जो है उसमें भी तेजी देखने को मिली है। इसमें मेक इन इंडिया अभियान को भी इसके मद्देनजर बढ़ावा मिला है। मेक इन इंडिया अभियान को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं का असर भी इस दौरान देखने को मिला है। दूसरी चीज, निर्यात ऑर्डर और वैश्विक मांग में भी सुधार हुआ है। तो निर्यात ऑर्डर और वैश्विक मांग में भी सुधार देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स उत्पादन में मजबूत बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल गुड्स उत्पादन में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार हुआ है इस दौरान। दूसरी चीज, बेहतर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन भी देखने को मिला है। तो ये कारण है कि उत्पादन में जो उत्पादन बढ़ रहे हैं उसके फैक्टर क्या हैं। डिजिटल तकनीक और ऑटोमेशन का बढ़ता उपयोग भी एक फैक्टर है इस दौरान। कारोबार सुगमता और नीतिगत सुधारों का लाभ, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, स्थिर, व्यापक और आर्थिक माहौल और निवेशकों का बढ़ता भरोसा, इन सब पर नजरें बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सारे फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूती से उत्पादन की ओर अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि इसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और विनिर्माण क्षेत्र का क्या महत्व है, इन सब चीजों के बाद इसको समझना भी जरूरी है कि आखिरकार विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और विनिर्माण क्षेत्र का क्या महत्व है। आपको बता दें, ऑटोमोबाइल उद्योग विनिर्माण का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग है। तीसरी चीज आपको यह भी जानकारी दे दे कि स्टील और धातु उद्योग इसकी रीढ़ समझी जाती है। यानी स्टील और धातु उद्योग की अगर हम बात करें तो ये इसकी रीढ़ है। सीमेंट उद्योग निर्माण क्षेत्र को मजबूती देता है। सीमेंट उद्योग जो है ये मजबूती देता इस दौरान नजर आता है। बता दें, फार्मास्यूटिकल उद्योग प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र में से ही एक समझा जाता है। कपड़ा और परिधान उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। कपड़ा और परिधान उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि को बाजार से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों का निर्माण भी होता है। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग और महत्व का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते इसके मद्देनजर आते हैं। बता दें, रक्षा उपकरण और एरोस्पेस निर्माण भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। विनिर्माण क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है, तो ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है, ये सबसे सही चीज है। ये देश की जीडीपी और औद्योगिक विकास को गति देता है। निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित भी करता है। निर्यात बढ़ाकर ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक महत्वपूर्ण काम करता है। निवेश, तकनीक और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। निवेश को बढ़ावा, तकनीक को बढ़ावा, नवाचार को बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देता है। तो ऑटोमोबाइल का हम जिक्र कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूत करती नजर आती हैं, जो कि कोविड के समय नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद तेजी पकड़ी गई और अर्थव्यवस्था पटरी पर आती नजर आ रही है, बल्कि और भी बेहतर होती दिखाई दे रही है। अब बात उस विषय पर करेंगे जहां सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वंदे राष्ट्र में इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। हम सबने वो तस्वीरें देखी, क्या कुछ निकलकर सामने आया, किस तरीके से नारेबाजियां हुई, सब कुछ दिखाई दिया कैमरों पर। छात्रों के आंदोलन को बढ़ता देख सरकार ने सजगता दिखाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मात्र से ही बात पूरी हो गई? जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसको वास्तविक रूप में पहचानना बेहद जरूरी है कि वो आंदोलन क्यों हुआ था, क्या वजह थी। देखिए, इस्तीफे की मांग आंदोलन की नींव में जरूर थी, लेकिन युवाओं की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसने आंदोलन की आग में घी का काम किया। आंदोलन के जरिए ही छात्रों की कई समस्याएं भी जनता के सामने आई कि आखिरकार जेन जीज यानी कि जनरेशन जेड, जिसके बारे में इतने दिनों से चर्चाएं हो रही हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या थी जो इतने बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ा कि शिक्षा मंत्री खुद सामने से आकर इस्तीफा दे गए। देखिए, समस्याओं की अगर पड़ताल करेंगे तभी यह पता चलेगा कि आखिर आज के युवा की मूल परेशानियां क्या हैं। आखिर युवाओं की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि आंदोलन को दबाने के बजाय इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि जरूरत है क्या, युवाओं की समस्या क्या है। युवाओं की समस्या को समझकर उसका संपूर्ण समाधान किया जाए, ये जरूरी है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह से सड़कों पर तो ना ही उतरना पड़े। इस मामले में कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए हम आपको पहले वो सुनवाते हैं, फिर जेन जीज पर फिर से चर्चा करेंगे। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए।
साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे ये कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में तो देखिए, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा जारी रहा। ये पीछे तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवा जो सड़कों पर उतरे हैं, कुछ तो समस्या रही होगी, कुछ तो फॉल्ट है सिस्टम में जिसे लेकर ये सड़क पर उतरने तक पहुंचाए। देखिए, भारत के युवाओं की मूल समस्या क्या है, जिसमें बेहतर शिक्षा प्रणाली और रोजगार तक शामिल है, ये समझना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम आपको वही समझाएंगे कि इनकी समस्या क्या है जो ये नौबत आ गई कि सड़कों पर उतर आए। गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा तक पहुंच की चुनौती, ये सबसे बड़ी समस्या। पढ़ाई और उद्योग की जरूरतों में कौशल का भी अंतर, ये भी एक समस्या। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों की कमी। रोजगार का मुद्दा आप सभी को पता है कितना ज्यादा इस वक्त गर्माता है। व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण का सीमित प्रसार, ये भी एक समस्या का ही कारण है। बता दें, डिजिटल और एआई आधारित कौशल की कमी है। युवा ये भी मांग रहे हैं कि भैया एआई जिसकी चर्चा हो रही है वो तो कम से कम भरपूर तरीके से हो। ग्रामीण और शहरी युवाओं के अवसरों में असमानता, यहां असमानता भी सबसे प्रमुख कारण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और अनिश्चितता रहती है। आपने देखा पेपर लीक का मुद्दा गरमाया। उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम भी नहीं है, पाठ्यक्रम में भी सही तरीके से चीजें नहीं पाई गई। स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए संसाधनों की कमी है। युवाओं की ये मूल समस्याएं हैं। करियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग का अभाव है, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। महिला अभ्यर्थियों की कार्यबल में कम भागीदारी भी एक मूल समस्या ही है युवाओं की। इंटर्नशिप, व्यवहारिक अनुभव के अवसर सीमित हैं। इंटर्नशिप की स्थिति क्या है आज के डेट में, ये सबको पता है। अनुसंधान और उद्यमिता को प्रोत्साहन की जरूरत है, प्रोत्साहन की बेहद जरूरत है। देखिए, शिक्षा, कौशल, विकास, रोजगार के बीच समन्वय भी जरूरी है। समन्वय नहीं रहता है, इस वजह से दिक्कतें तेजी से बढ़ती हैं। ये समस्याएं हैं जो युवा इन समस्याओं का हल मांग रहे हैं, ना कि इस तरीके से बहस जो हमें सदन में रोजाना देखने को मिल रहा है। युवा उन समस्याओं का समाधान मांग रहे हैं। युवाओं का यह कहना है कि जिन मांगों को लेकर हम सड़कों तक गए, उन मांगों पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के खर्च को लेकर जो आंकड़े हैं उसको भी समझना जरूरी है। वो आंकड़े क्या है, किस तरीके से ये आंकड़े और भी ज्यादा बदले हैं, आइए आपको समझाते हैं। शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी के अनुपात में बढ़ा, लेकिन विकसित देशों से कम। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर अधिकांश सार्वजनिक खर्च करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य सुझाया गया है। केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय स्कूल और उच्च शिक्षा पर बजट खर्च करता है। जीडीपी के अनुपात में ये रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं। सरकारी खर्च में स्कूलों का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। बुनियादी ढांचा इस दौरान मजबूत करने की बात की गई है। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम पर निवेश बढ़ाया गया है। शिक्षा पर जो खर्च हो रहे हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए बजट भी बढ़ाया जा रहा है। तो जो बजट सामने आए हैं वो ये कि उसमें ये सारी चीजें हैं। कौशल विकास और रोजगार वाली शिक्षा पर विशेष जोर देने की कोशिशें भी की जा रही हैं। छात्रवृत्ति, समावेशी शिक्षा और वंचित वर्गों के लिए भी अलग अलग चीजें लाने की कोशिशें हैं। शिक्षा पर अधिक निवेश को रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो ये आंकड़े हैं जो शिक्षा मंत्रालय के खर्च को लेकर समझने की जरूरत है, जो निकल कर सामने आए। अब देखिए, भारत में 2 तरीके की चीजें होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। लेकिन शिक्षा के साथ रोजगार के अवसरों को भी समझ लेते हैं कि आखिरकार देश में ये जो स्थिति है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, शिक्षा के साथ रोजगार की दोनों जगहों पर क्या अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, रोजगार किस तरीके से वहां पे स्थिति है सब जानते हैं। शहरी छात्रों को बेहतर शिक्षा,
सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि वहां पर बेहतरीन चीजें होती हैं। ग्रामीण युवाओं में कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी सीमित हैं। शहरों में रोजगार के विकल्प अधिक उपलब्ध हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से युवा उठकर शहर की ओर पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए पलायन भी बढ़ता है। रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलता, इसलिए पलायन करना जरूरी हो जाता है युवाओं के लिए। तकनीकी और डिजिटल शिक्षा में असमानता है। सबसे बड़ी चीज ये, उद्योगों के अधिकतर रोजगार शहरों में केंद्रित है। शहरों में रोजगार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण युवाओं को करियर मार्गदर्शन कम मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें उतनी बेहतर नहीं होती, इसलिए करियर मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें, इसकी भी स्थिति काफी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार होती है। महिलाओं के रोजगार अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। न केवल हम पुरुषों की बात कर रहे हैं बल्कि महिलाओं की भी। स्वरोजगार के लिए वित्त और प्रशिक्षण की जरूरत है। इस दौरान स्थानीय उद्योग बढ़ने से ग्रामीण रोजगार बढ़ सकता है। स्थानीय उद्योग अगर बढ़ेंगे तो ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेगा। कौशल आधारित शिक्षा से रोजगार क्षमता भी बढ़ती है। तो वहीं आपको यह बता दें, डिजिटल कनेक्टिविटी से नए रोजगार अवसर बन रहे हैं। नए रोजगार अवसर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर शिक्षा की स्थिति सही होगी तो रोजगार भी सही ढंग से उन युवाओं तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। और इसी वजह से आज सबसे महत्वपूर्ण देश में जो विषय गरमा रहा है, न केवल नेताओं के बीच में बल्कि आम जनता के बीच में भी, कि जो युवा सड़कों पर आए थे, क्या उनकी मांग केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा थी? नहीं, उनकी मांग शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करनी थी, युवाओं तक रोजगार पहुंचाने की थी और उसी मांग पर समाधान निकालने की बात कह रहे हैं युवा। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि रोजगार योग्यता दर 2026 को लेकर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है कि आखिरकार वो आंकड़े क्या कहते हैं। आइए आपको समझाते हैं। देखिए, रोजगार योग्यता दर के आंकड़े हैं। भारत की कुल रोजगार योग्यता दर 56.35% है। 2025 में रोजगार योग्यता दर 54.81% थी। अब 56.35% हो गई है। एमबीए स्नातकों की रोजगार योग्यता 72.76% रही है। एमबीए की पढ़ाई कितनी महंगी है और रोजगार के आंकड़े आप देखिए। इंजीनियरिंग की रोजगार योग्यता 70.15% रही। वहीं एमसीए स्नातकों की रोजगार योग्यता की अगर बात करें तो 68.25% दर्ज की गई है। ये आंकड़े सामने आए हैं। कॉमर्स स्नातकों की रोजगार योग्यता 62.81% है। विज्ञान स्नातकों की रोजगार योग्यता 61% रही है। विज्ञान स्नातकों की ये रोजगार योग्यता की हम बात कर रहे हैं। कला स्नातकों की रोजगार योग्यता है 55.55%। फार्मेसी स्नातकों की रोजगार योग्यता 58% रही है। फार्मेसी जो करते हैं उनकी रोजगार योग्यता 58% तक सीमित है। आईटीआई अभ्यर्थियों की रोजगार योग्यता की अगर बात करें तो उसके आंकड़े हैं 45.95%। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों की रोजगार योग्यता 32.92% रही है। सीमित है 32% तक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों की रोजगार योग्यता लगभग 80% रही है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों की ये रोजगार योग्यता के आंकड़े हैं। आईटी इंजीनियरों की रोजगार योग्यता लगभग 78% रही है। ये आंकड़े सामने आए हैं। तो ये सारे आंकड़े हैं जो रोजगार योग्यता को दिखाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस कर रहा हो, चाहे वो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा कला क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो। ये स्थिति है कि आखिरकार उन्हें रोजगार कितने प्रतिशत मिले हैं। अब देखिए, शहरी बेरोजगारी और नौकरी खोजने में परेशानी के भी कुछ आंकड़े हैं कि शहर में बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है, नौकरी खोजना कितना मुश्किल हो चला है। ये आंकड़े समझना भी जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा
लगातार बढ़ रही है। कंपटीशन तेजी से इस दौरान बढ़ता नजर आ रहा है। एक पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। कहीं भी आप जाइए नौकरी के लिए, वहां पर आवेदन पड़े होते हैं। डिग्री के बावजूद कौशल की कमी बड़ी चुनौती है। स्किल्स डेवलपमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। उद्योगों की जरूरत और युवाओं के कौशल में अंतर है। यह अंतर समझना जरूरी है। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने से नए युवाओं को कठिनाई होती है। जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। एआई और ऑटोमेशन से कई पारंपरिक नौकरियों की मांग अब कम होती जा रही है। निजी क्षेत्र में भर्ती की रफ्तार कई क्षेत्रों में धीमी रही। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां की स्थिति, नौकरी तलाशने की अवधि पहले की तुलना में लंबी हो रही है। पढ़ने के बाद नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। तकनीकी और डिजिटल कौशल वाले उम्मीदवारों की मांग अब बढ़ रही है, जो डिजिटल कौशल रखते हैं। इंटर्नशिप और कार्यानुभव की कमी रोजगार में बाधा बनती है। शहरी महिलाओं के लिए नौकरी पाना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि अस्थायी और अनुबंध आधारित नौकरियों का हिस्सा बढ़ रहा है। ये सारी दिक्कतें हैं जिससे आज का युवा जूझ रहा है। बेहतर वेतन वाली नौकरियों के अवसर भी सीमित हैं। जहां पर वेतन बेहतर मिलते हैं उनके अवसर भी अब सीमित हो चुके हैं। करियर मार्गदर्शन और कौशल उन्नयन की भी जरूरत है। करियर मार्गदर्शन बेहद कम अब मिल रहा है युवाओं को। कौशल आधारित प्रशिक्षण, उद्योग शिक्षा तालमेल से रोजगार अवसर बढ़ सकते हैं। इस वजह से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब नौकरी की स्थिति काफी कमजोर पड़ चुकी है। और जहां पर बेहतर सैलरी होती है, बेहतरीन चीजें होती हैं, वहां पर भी कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है और नौकरी खोजने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब आइए शिक्षा का स्तर और प्रति छात्र औसत घरेलू खर्च को लेकर सांख्यिकी मंत्रालय के अप्रैल-जून 2025 आंकड़े क्या कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं कि ये आंकड़े आखिरकार क्या कहते हैं। प्री प्राइमरी छात्र पर औसत वार्षिक घरेलू खर्च 9,807 रुपए रहा। प्राथमिक स्तर पर औसत खर्च 10,662 रुपए रहा। वहीं आपको बता दें मिडिल स्तर पर औसत खर्च 12,422 रुपए दर्ज हुआ है। सेकेंडरी स्तर पर औसत खर्च 15,810 रुपए रहा है। शिक्षा पर औसत खर्च की ये बात यहां पर कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रति छात्र औसत खर्च 23,100 रुपए रहा है। सभी स्तरों पर प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 12,616 रुपए रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति छात्र औसत खर्च 8,382 रुपए रहा। ग्रामीण क्षेत्र की यह औसत खर्च की बात है। शहरी क्षेत्रों में प्रति छात्र औसत खर्च 23,470 रुपए रहा है। शिक्षा स्तर बढ़ने के साथ प्रति छात्र घरेलू खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से शिक्षा स्तर बढ़ रहे हैं, खर्च भी बढ़ रहा है। शहरी परिवारों का प्रति छात्र खर्च ग्रामीण से 3 गुना ज्यादा रहा है, क्योंकि शहर में चीजें काफी अलग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के मुताबिक, और वहां पर बहुत सी चीजें अलग देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह भी समझना इस वक्त जरूरी है कि आखिरकार युवाओं के लिए स्किल्स इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ उनको डिजिटल तौर पर भी अनुभवी होना होगा। एआई टूल्स क्या कहते हैं ये भी समझना जरूरी होगा। स्किल्स डेवलपमेंट आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझना जरूरी होगा। और शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से बेहतरीन करना है, इसे सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा। बस यही वजह है कि जो तस्वीरें हमने जंतर मंतर पर देखी, जो चीजें हमने आज जेनजीज के मन में उभरती हुई देखी हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन रोजगार से ज्यादा हो चुका है। किसी भी एक कंपनी में अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन देते हैं तो वहां पर रिज्यूम, सीवी बहुत ज्यादा होती है, और उन बंडल्स में आपकी संख्या कहां है ये आपको भी नहीं पता। इसीलिए स्किल्स डेवलपमेंट इस वक्त जरूरी है। रोजगार को लेकर जो युवा सड़कों पर उतरा है, इस पर भी सोचना सरकार के लिए जरूरी है। जो चर्चा सदन में इस वक्त हो रही है, उनमें उन युवाओं की बातें कहां हैं, ये समझ के परे है।
युवा जो सड़कों पर उतरे थे जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। हालांकि नीट पेपर लीक का मुद्दा था, लेकिन उसके इर्द गिर्द ये सारे मुद्दे भी घूम रहे थे कि आज का युवा अपने शिक्षा को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर क्या चाहता है। उन सारी चीजों पर सदन में चर्चा होती नजर नहीं आ रही है। एक अलग ही तस्वीरें सदन से निकलकर सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज जो हमने आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की कि आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं, युवाओं की मांग क्या है, किस तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा का स्तर बदलता नजर आ रहा है, अंतर क्या है, ये सारी चीजें समझने की बेहद जरूरत है। क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये समझना भी जरूरी होगा कि अगर आज का युवा सही ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, आज का युवा अगर अपने वर्तमान को बेहतरीन बनाता है, तो कल का भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। अब चलिए हम आपको रुख कराएंगे उत्तर प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण खबर पर। उत्तर प्रदेश के करीब 20 लाख बुनकर परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना का दायरा मौजूदा 5 किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट तक करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 28 जुलाई को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में बुनकर प्रतिनिधियों ने बिजली दरों, फ्लैट रेट योजना, पुराने बकाया बिल, सब्सिडी, लोड वृद्धि, मीटरिंग और नए कनेक्शन से जुड़ी समस्या भी उठाई, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुनकरों को काफी लंबे समय से कई समस्याएं रही हैं, जिनको दूर करने के लिए यूपी सरकार काफी गंभीर है। सरकार की तरफ से जो बैठक बुलाई गई, उसमें अधिकारियों के साथ साथ बुनकर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, जिससे कि बुनकरों की मूल समस्याओं पर विस्तार से मंथन करने और उनका संपूर्ण समाधान किया जाने का एक जो माध्यम है वो निकल सके। सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन चीजों को लेकर आश्वस्त है और वो समझ रही है कि आखिरकार कहां समस्याएं आ रही हैं, कहां दिक्कतें आ रही हैं। सरकार की तरफ से जो बैठक बुलाई गई, उसमें बता दें अधिकारियों के साथ साथ बुनकर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था, क्योंकि अधिकारियों को तो सख्त दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन बुनकर प्रतिनिधि इस पूरे बैठक में अपनी मांगों को लेकर क्या कहते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, उसके मद्देनजर भी उन्हें बुलाया गया। अब ऐसे में संपूर्ण समाधान किया जा सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों को बड़ी राहत देने की जो तैयारी की है, वो समझना जरूरी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों को क्या बड़ी राहत दे रही है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बुनकर प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान योजना का दायरा 5 किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बैठक में बुनकर प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखी हैं। इसी वजह से बुनकर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था बैठक में। बुनकरों ने बिजली दरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आपको ये बता दें, फ्लैट रेट योजना में संशोधन की मांग भी रखी गई इस दौरान। तो वहीं आपको ये बता दें, पुराने बकाया बिजली बिलों पर राहत भी मांगी है। जो बुनकर प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने ये मांगे रखी हैं। बिजली सब्सिडी से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है। बिजली सब्सिडी से भी जुड़े मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होती नजर आई। लोड बढ़ाने की प्रक्रिया सरल करने की मांग भी उठाई गई है। तो वही मीटरिंग व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है बुनकर प्रतिनिधियों ने इस बैठक में। आपको बता दें, नए बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। नए बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया आखिरकार क्या होगी, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। 20 लाख बुनकर परिवारों को योजना से लाभ मिलने की संभावना है। तो जो योजना जिसमें सुधार लाया जा रहा है, उससे लाभ मिलेगा। 5 से 20 किलोवाट तक के पावर लूम कनेक्शन योजना में शामिल हो सकते हैं। यूपी में 95,000 से अधिक 5 किलोवाट श्रेणी के कनेक्शन है। तो वहीं योजना का दायरा बढ़ने से अधिक बुनकर लाभान्वित होंगे। योजना का दायरा बढ़ेगा, अधिक बुनकर इससे लाभान्वित होंगे। योजना पर करीब 189 करोड़ का अतिरिक्त खर्च भी आएगा। 189 करोड़ का अतिरिक्त खर्च। योजना का कुल वार्षिक खर्च लगभग 789 करोड़ हो सकता है।
किस्तों में भुगतान की सुविधा देने पर भी चर्चा हुई है। किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होती नजर आई। एक मुश्त समाधान योजना लाने पर विचार किया जा रहा है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो इन सब चीजों से यह साफ समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुनकरों को किस तरीके से सुविधाएं देनी है, किस तरीके से चीजें और ज्यादा बेहतरीन करनी है, इस पर फोकस करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुनकरों की प्रमुख समस्या क्या रहती है, यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार उनकी प्रमुख समस्या क्या है, जिसकी वजह से यह बैठक बुलाई गई और उन्होंने वहां अपनी मांगे रखी। बिजली की ऊंची दरें और बढ़ता बिजली खर्च, ये उनकी प्रमुख समस्याओं में से पहला पॉइंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनियमित बिजली आपूर्ति से उत्पादन प्रभावित होता है। बिजली आपूर्ति सही से नहीं होती तो उत्पादन प्रभावित होता है। पुराने बिजली बिल और बकाया भुगतान का बोझ बुनकरों की प्रमुख समस्याएं हैं। और आपको बता दें, फ्लैट रेट योजना के सीमित दायरे की भी समस्या, इन समस्याओं में से ये एक समस्या भी महत्वपूर्ण है। बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने में देरी, उन्होंने जो अपनी समस्याएं रखी और जिस तरीके से उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनमें से एक प्रमुख समस्याएं ये भी हैं। सरकारी सब्सिडी समय पर नहीं मिल पाती है उन्हें, उनकी ये भी एक प्रमुख समस्या है कि सरकारी सब्सिडी नहीं मिल पाती है समय पर। कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती कीमतें उनकी समस्याओं का मुख्य कारण भी बन रही हैं। तैयार उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है, जो उत्पाद इतनी मेहनत से वो तैयार करते हैं उसका उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है, ये प्रमुख समस्या है। मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी की कमी है, जो आधुनिकीकरण मशीनों में हो रहा है उसके लिए पूंजी की कमी है उनके पास। सस्ते आयातित कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, यह भी बुनकरों की प्रमुख समस्याओं का एक मूल समस्या। बैंक ऋण और वित्तीय सहायता तक सीमित पहुंच, उनकी पहुंच जो है इन सबके मद्देनजर सीमित है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। बाजार और निर्यात के पर्याप्त अवसरों का अभाव है, बाजार और निर्यात के पर्याप्त अवसर जो है उसका अभाव है। नई तकनीक और डिजाइन का सीमित उपयोग, नई तकनीक और जो डिजाइन है उसका उपयोग सीमित तरीके से है। युवा पीढ़ी का बुनकरी पेशे से दूर रहना, जो युवा पीढ़ी है वो इस पेशे से दूरी बना रही है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं का सीमित लाभ, ये भी एक प्रमुख समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो बुनकरों को आ रही हैं और ये सारी दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बुनकर उद्योग किन जिलों में फैला है और ये कितने करोड़ रुपए का कारोबार है और इससे कितनी बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है, इसको भी समझना जरूरी है। आइए हम आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये आप सब जानते हैं। बुनकर उद्योग और रोजगार से जुड़ी ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मऊ पावरलूम और सूती वस्त्र उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। तो वही आपको ये बता दें कि अंबेडकर नगर के टांडा में प्रमुख पावरलूम हब भी है। अंबेडकर नगर में भी, ये बात हो गई बनारस, मऊ और अंबेडकर नगर की। आजमगढ़ में बड़ी संख्या में बुनकर काम करते हैं, आजमगढ़ में भी बुनकरों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। मेरठ पिलखुआ हापुड़ होम टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ इस वजह से प्रसिद्ध है। बाराबंकी सूती और हस्तकरघा उत्पादों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, बाराबंकी। और वहीं आपको यह भी बता दें, संत कबीर नगर बलरामपुर में भी बुनकरी का बड़ा काम होता है, वहां पर भी बुनकरी का बड़ा काम देखने को मिलता है। कानपुर, लखनऊ, भदोही और मिर्जापुर, ये भी वस्त्र उद्योग है, यहां पर भी भारी मात्रा में वस्त्र की जो बिक्री है वो होती नजर आती है अलग अलग तरीके से। यूपी में करीब 20 से 22 लाख लोगों को रोजगार इसी वजह से मिलता है। वस्त्र एवं बुनकर क्षेत्र से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है। वही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख पावरलूम बुनकर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के बस ये आंकड़े हैं जिसमें 5 लाख पावरलूम बुनकर काम करते हैं। 1,09,000 पावरलूम, 59,000 से अधिक पावरलूम इकाइयां भी हैं। यूपी देश के कालीन उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा देता है। कालीन उत्पादन जहां होता है उसमें उत्तर प्रदेश 90% हिस्सा देता है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करता है।
तो वहीं आपको बता दें, बुनकर उद्योग ग्रामीण रोजगार का प्रमुख आधार माना जाता है। जो ग्रामीणों के रोजगार की हम बात कर रहे हैं, बुनकर उद्योग उसका प्रमुख आधार है। बुनकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब देखिए, बुनकरों की चर्चा हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए राहत भरी खबर सामने लाई है। तो बुनकरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। आइए हम आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। फ्लैट रेट योजना में रियायती बिजली मिलती है बुनकरों के लिए, ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश की ओर से। योजना का दायरा 20 किलोवाट तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार ये करने की कोशिशें कर रही है। बिजली सब्सिडी से उत्पादन लागत घटती है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सुविधा, ये भी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार। नए डिजाइनों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। क्या नए डिजाइनें कपड़ों में आ सकते हैं, वस्त्र उद्योग में आ सकते हैं, इसका भी प्रशिक्षण। मेलों और प्रदर्शनियों में बिक्री का भी अवसर, जो कई सारे मेले लगते हैं वहां पर भी बुनकरों की रोजगार की वृद्धि होती नजर आती है। मुद्रा योजना से स्वरोजगार को सहायता। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम का भी लाभ दिया जा रहा है बुनकरों को। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी उन तक पहुंचाई जा रही है जो बुनकर इसके लाभार्थी बन सके। बुनकर क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से ये सारी सुविधाएं, ये सारे लाभ उन तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं और सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इन तक वो सुविधाएं पहुंच सके। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना क्या है, इससे क्या लाभ होंगे, इसको भी समझना जरूरी है कि आखिरकार किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और किस तरीके से ये लाभ भी पहुंचा रही हैं। देखिए, ये योजना जो है वो पावरलूम बुनकरों को सस्ती बिजली देने के लिए शुरू की गई है। तो वही बता दें, योजना के तहत छोटे और मध्यम बुनकरों को आर्थिक राहत भी मिलती नजर आती है। दूसरी चीज, सरकार बिजली सब्सिडी देकर बुनकरों का भार कम करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं योजना से पावरलूम उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद भी मिलती है। दूसरी चीज आपको यह बता दें कि यूपी सरकार योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। यूपी सरकार इन योजनाओं का जो दायरा है उसे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। योजना से बुनकर उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जो योजनाएं यूपी सरकार ला रही है उससे बुनकर उद्योग को मजबूती मिलने की भी उम्मीद देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कोशिशें कर रही है कि बुनकर जो एक नींव है, जिस तरीके से उन्हें दिक्कतें आ रही है, उसकी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। और इसी वजह से बैठक हुई जिसमें बुनकर प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया अधिकारियों के साथ साथ। और कोशिशें यही हैं कि उन तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए वंदे राष्ट्र में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।